जब बक्का एक अदाए खास से चलती हुई झोपड़ी के दरवाजे पर रुकी और फिर झुककर झोपड़ी के दरवाजे में दाखिल हुई तो उसकी नजरों के सामने बिजलियां सी कूद गईं। बक्का मुस्कुराकर सीधी खड़ी हुई। उसने मोहसिन राव को कालीन पर चाको चौबंद बैठा देखा तो उसकी आंखों की चमक पड़ गई। वो उसे सेहतमंद देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। ये खुशी वैसी ही थी जैसे किसी चूहे को देखकर एक बिल्ली को होती है। बक्का उसके सामने दोजानो होकर बैठ गई। मोहसिन राव उसे खामोशी से देखता रहा। कैसे हो मेरे जादूगर? बक्का ने तबस्सुम फरमाया। मैं बहुत बुरा हूं बक्का, मोहसिन राव ने बड़े अजब अंदाज में कहा। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, मैं अपना हाल बता रहा हूं। वो फौरन संभल गया। मैं सब समझती हूं, तुम बुरे हो या अच्छे अच्छी तरह जानती हूं। वो मुस्कुराई। तुम मुझे कहां लेकर आई हो बक्का? तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम्हारे लोगों का गुजर यहां किसी कीमत पर नहीं हो सकता। कोई तुम्हारी मदद के लिए आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। और अगर मैं खुद यहां से फरार हो जाऊं तो? मोहसिन राव ने तीखे लहजे में कहा। ऐसा सोचना भी मत, तुम किसी और के कैदी नहीं हो, बक्का के कैदी हो। उसने धमकी दी। क्या होगा? जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी मैं जाने कहां से कहां जा चुका हूंगा। एक दिन तुमने निकल कर देखा तो था, फिर दोबारा निकल कर देख लेना, तुम्हें मालूम हो जाएगा। जब इस झोपड़ी की छत पर बैठा मेरा मुहाफिज अपने खूंखार पंजों से तुम पर हमला करेगा तो तुम्हें इस झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही बनेगी। वैसे मैं जाते हुए मजीद एक मुहाफिज को मुकर्रर करती जाऊंगी। उसने बताया। मैं यहां कब तक कैद रहूंगा? ये तुम्हारी उम्र कैद है। बक्का ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हें कोई परेशानी है यहां मेरे जादूगर? नहीं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला, मैं यहां बहुत आराम से हूं, मोहसिन ने तंजिया कहा। अच्छा ऐसा करो, मुझसे एक जादू सीख लो। इसके जरिए तुम अपनी मर्जी के खाने पीने की अशिया मंगवा सकते हो। छोटी मोटी और भी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मोहसिन राव ने फौरन आमादगी जाहिर कर दी, क्योंकि खाने पीने को जो कुछ मिल रहा था वो उसकी मर्जी का ना था, फिर एक मुकर्ररा वक्त के बाद मिलता था। ये जादू सीखने के बाद कम अज कम उसे खाने पीने की आसानी तो हो जाएगी। बक्का ने उसे 3 लफ्ज बताए। उन लफ्जों को कितनी बार और किस तरतीब से दोहराना है और दोहरा कर फिर क्या करना है, ये सब उसने बक्का से सीख लिया और उसी के सामने उस जादू को आजमा भी लिया। अब वो इस जादू के जरिए अपनी पसंद के खाने मंगवा सकता था। वो खुश था। बक्का, एक बात पूछूं, बताओगी? हाँ बताऊंगी, पूछो। कुछ नादरा के बारे में बता सकती हो? तुम्हारी नादरा तुम्हारी कमीज हाथों में लिए बैठी है, कभी उसे आंखों से लगाती है, कभी उसे चूमती है। कई बार वो जंगल का चक्कर भी लगा चुकी है कि शायद तुम कहीं मिल जाओ। और राखी का क्या हुआ? राखी का अब कोई सहारा नहीं रहा। उसका बाप चल बसा और जिसे उसने अपने मन मंदिर में बिठा रखा था उसकी कोई खबर नहीं। उसके कबीले के कुछ लोग शहर जा रहे हैं। वो भी अपने रीछ और बंदर के साथ शहर जाने की तैयारी कर रही है। दिन में कई बार नहर के पुल का चक्कर मार जाती है और तुम्हारे ना मिलने पर अपनी भीगी आंखों के साथ अपनी बस्ती में लौट जाती है। बक्का ने बताया। फिर हंसकर कहने लगी। तुम किस कदर जालिम हो मेरे जादूगर। 2 लड़कियों को अपनी मोहब्बत के फरेब में मुब्तला करके सहरा में आ बैठे हो। हाँ तुम सही कहती हो, मोहसिन राव ने उदासी से कहा। अब तीसरी लड़की मेरे फरेब में मुब्तला हो गई है, मैं जल्दी उसे भी छोड़ दूंगा। किसी भूल में न रहना मेरे जादूगर, मैं राखी या नादरा नहीं हूं, बक्का हूं बक्का, सहरा की शहजादी। इस सहरा का एक एक सर्रा मुझे सलाम करता है। ये तुम्हारी दुनिया नहीं, ये मेरा जहान है। मुझे छोड़कर जाने से पहले तुम्हें अपनी जान छोड़ना होगी, क्या समझे? कभी ऐसा वक्त आया तो ये भी कर गुजरूंगा, मोहसिन राव ने बड़े इत्मीनान से कहा। बहुत जिद्दी हो। बक्का ने अचानक अपनी तेज चमकीली आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मोहसिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे सहरा में अचानक तूफान आ गया हो। वो घबरा कर बोला। तुम क्या करने जा रही हो? कुछ नहीं, बक्का ने बड़ी सादगी से कहा, मगर अपनी तेज चमकीली आंखें बदस्तूर उसके चेहरे पर गड़ी रहीं। उसकी आंखों में जरूर कुछ था। मोहसिन राव के दिमाग में आंधी चलने लगी। हवा का शोर और उड़ते हुए पकौले। वो घबरा कर लेट गया। बक्का इसी लम्हे की मुंतजिर थी। उसने उसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। बस फिर क्या था, उस पर गुनूद की तारी होने लगी। बक्का किसी सहराई बगोले की तरह उस पर छाती चली गई। मोहसिन राव पर सरशारी की कैफियत तारी होने लगी। वो बेखुद होता गया, यहां तक कि उसे अपना होश न रहा। जब उसे होश आया तो वो होश रुपा जा चुकी थी। उसकी वही कैफियत हो गई थी।
जैसे बरसों का मरीज, हाथों पैरों में जान नहीं, दिमाग की रगें तनी हुई, सर उठाओ तो चक्कर आ जाए, अंधेरा छा जाए। अब दिन चढ़ाया था। झोपड़ी के दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी रगों में अंधेरा भरा हुआ था। वो सहराई जोंक उसके बदन का सारा खून पी गई थी। 2-4 दिन उस पर नकाहत तारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में तवानाई बहाल होने लगी। उसने अच्छा खा पी कर खुद को तंदुरुस्त कर लिया। इस दौरान बक्का की सूरत दिखाई न दी। शायद वो उसकी सेहत के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। 7-8 दिन में मोहसिन राव फिर से भला चंगा हो गया। कई बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो यहां से फरार होने की कोशिश करे, लेकिन फिर रुक जाता था। एक तो उसे रास्ते का पता न था कि कहाँ जाए। बिलफर्ज महाल अगर वो किसी सम चल ही पड़े तो बक्का के मुहाफिजों से जान छुड़ाना आसान न था। वो उल्लू एकदम मुस्तैद झोपड़ी की छत पर बैठा रहता था। फिर दूसरा मुहाफिज दरवाजे के नज़दीक फन उठाए खड़ा रहता था कि मोहसिन ने सहरा की तरफ कदम उठाए और वो लगा पीछे। एक बार उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो दिन की रोशनी के बजाय रात के अंधेरे में झोपड़ी से निकलकर सहरा में गुम हो जाए। इस मंसूबे पर अमल करना आसान ना था, क्योंकि उल्लू और सांप दोनों ही रात के अंधेरे में दूर तक देख सकते थे। आखिर बक्का कोई बेवकूफ़ मखलूक ना थी। उसने मोहसिन को सलाखों के पीछे ताले में बंद नहीं किया था, तो कुछ सोचकर ही किया होगा। कोई 6 माह बाद तंग आकर मोहसिन राव ने बक्का की गिरफ्त से निकलने और इस अजियतनाक सूरत से बचने के लिए फरार की कोशिश की। उसने झोपड़ी से निकलते ही तेजी से एक सम भागना शुरू कर दिया, लेकिन रेत पर भागना आसान काम न था। उसके पैर रेत में धंस रहे थे। भागना 2 बार हो रहा था। फिर जब उसने अपने शिकार को फरार होते हुए देखा तो वो एक चीख मारकर फड़फड़ा कर उड़ा और चंद सेकंडों में उसे जा लिया। उसने मोहसिन के चेहरे पर ऐसा पंजा मारा कि उसकी आंख जख्मी होते होते रह गई। बहरहाल उसके रुखसार को उसने जख्मी कर दिया था। उस दिन के बाद से उसने फरार होने का मंसूबा तर्क कर दिया। वो दरअसल अपनी सूरत बिगाड़ना नहीं चाहता था। ये और बात है कि उसकी सूरत खुद ब खुद बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर अब मुस्तकिल पीलाहट रहने लगी थी। दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती गई। शुरू में वो हफ्ते अशरे में खा पी कर अपनी जान बना लेता था, लेकिन फिर ये वक्फा बढ़ता गया और वक्त के साथ उसकी सेहत की बहाली में 5-6 माह लगने लगे। लेकिन बक्का ने एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद उसका पीछा ना छोड़ा। आज तक वो उसकी जान को आई हुई है, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। मोहसिन राव की इन 16-17 बरसों में जो हालत हो गई है, अगर तुम उसे उस वक्त देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। तुम्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता। इसीलिए मैंने तुम्हें झोपड़ी में दाखिल होने से रोक लिया था। मैं चाहता था तुम अपने भाई को देखने से पहले सारे हालात जान लो, ताकि तुम में हिम्मत पैदा हो जाए और तुम उसकी सूरत देख सको। मेरा ख्याल है कि मैंने मोहसिन राव से मुताल्लिक हर वो बात बता दी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। फिर भी कहीं कोई तिश्नगी रह गई हो तो सवाल कर सकती हो। ये कहकर काला चराग खामोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ये मौत की सी खामोशी थी। तानिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ऐसी अलमनाक कहानी सुनकर कौन बहन अपने आंसुओं को रोक सकती है। ये एक तवील दास्तान थी। अपने भाई की रुदास सुनते हुए वो बिल्कुल दम सादे बैठी रही थी। उसने कोई मुदाखलत नहीं की थी, मबादा दरमियान में सिलसिला टूट जाए। काले चराग ने बहुत अच्छे अंदाज में मोहसिन की कहानी सुनाई थी, इतने अच्छे अंदाज में कि वो दम बखुद बैठी सुनती रही थी। कई जगह उसने अपने आंसू जब्त किए थे, लेकिन आखिर में वो जब्तशुदा आंसू अंदर न रह सके थे, उबल कर बाहर आ गए थे। तानिया ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए। काला चराग उसे रोते हुए बड़ी महवियत से देख रहा था। उसने उन आंसुओं पर टोका नहीं था, ना ही तसल्ली दी थी। वो बस गुमसुम बैठा रहा था। कुछ देर के बाद जब तानिया के दिल को करार आया तो वो बड़ी उदासी से मुस्कुराई और काले चराग से मुखातिब होकर कहने लगी, मेरे भाई ने छोटी सी उम्र ही से बहुत दुख झेले हैं। पहला दुख उन्हें मेरे चचा अहमद अली ने दिया। अगर वो उनके कत्ल की साजिश न करता तो मेरा भाई आज इन अजियतों से क्यों गुजरता। मेरे भाई की ज़िंदगी तो मुस्तकिल कैद बनकर रह गई है। उनकी ये कैद तो उम्र कैद से भी बड़ी हो गई। उम्र कैद का मुजरिम 14 साल बाद जेल से रिहा तो हो जाता है। मेरे भाई को तो सज़ा भुगतते 20-22 साल हो गए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो भी क्या किस्मत लिखा कर लाए हैं। इतने बड़े बाप का बेटा एक मामूली मदारी के घर पलकर जवान हुआ। राजमदारी से जान छुटी तो वो बक्का की कैद में चला गया, जो अब उनकी जिंदगी की लागू बनी हुई है। कहाँ है वो बक्का? मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी जाऊं। काले चराग ने कोई जवाब ना दिया। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखता रहा। वो जानता था कि तानिया का गुस्सा बजा है। उसकी जगह कोई भी होता, उसका यही रद्द अमल होता।
एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तानिया ने कुछ देर बाद कहा। हाँ बोलो, कौन सी बात? काले चिराग ने दरियाफ्त किया। ये बात मैं ख्वाब में भी देखती थी, और जब हकीकत में झोपड़ी के सामने पहुंची तब भी मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। ख्वाब में मैं देखा करती थी कि जब झोपड़ी के नज़दीक पहुंचती हूं तो अंदर से आवाज़ आती है, डरो मत, अंदर आ जाओ। जब मैं हकीकत में झोपड़ी के सामने पहुंची तब भी ये आवाज़ सुनाई थी। सवाल यह है कि क्या मेरे भाई को मेरी आमद का इंतज़ार था? उसे पहले से मालूम था कि मैं यहां ज़रूर आऊंगी? हाँ बिल्कुल, काले चिराग ने यकीन से कहा। लेकिन आखिर कैसे? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि झोपड़ी के दरवाजे पर आने वाली मैं हूं? ये मैंने उसे बताया। लेकिन आप तो उस वक्त मेरे पीछे थे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब आपने मुझे अंदर जाने से रोका था। ये बात मैं तुम्हारे यहां पहुंचने से पहले बता चुका हूं कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारी बहन तरकश हमारी निजात दहिंदा बनकर आएगी, काले चिराग ने बताया। निजात दहिंदा? तानिया की कुछ समझ में ना आया। हाँ, तुम वाहिद हस्ती हो जो अपने भाई को इस अजाब से बचा सकती हो, वरना कुछ अरसे बाद उसकी मौत यकीनी है, काले चिराग ने इंकशाफ किया। नहीं, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। अगर अपनी जिंदगी देकर भी उनकी जिंदगी बचानी पड़े तो बचा लूंगी, तानिया ने बड़ी मोहब्बत और बड़े यकीन से कहा। मैं जानता हूं, काले चिराग ने कहा। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता तो तुम्हें यहां तक लाता क्यों? आप लाए हैं मुझे यहां? तानिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ यही समझो, काले चिराग ने गोलमोल जवाब दिया। इसका मतलब है कि काले कमरे में मेरी एक राजा जैसे शख्स से जो मुलाकात हुई थी वो आप ही का कोई रूप था? नहीं, वो मैं नहीं था, वो राकल है। राकल? तानिया ने उसका नाम दोहराया। उन्होंने मुझे एक डायरी दी थी, मेरी जिंदगी का हाल बताने वाली। वो अब भी मेरे पास मौजूद है। ये डायरी उन्होंने तोहफतन दी थी। उनका ख्याल था कि मैंने उन्हें आज़ाद करवाया है, लेकिन मैंने तो उनकी आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया। ये सुनकर काले चिराग ने एक जोरदार कहका लगाया, फिर बोला, वो बहुत फितना शख्स है। होगा, तानिया ने लापरवाही से कहा। मुझे तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आने वाले कल के बारे में कोई क्या कह सकता है? राकल कौन है? हमारी दुनिया का एक ताकतवर शख्स जो बड़ा शौकीन मिजाज वाक़ हुआ है। और ये बक्का कौन है? तानिया ने पूछा। बक्का राकल की बहन है। ओह अच्छा। तानिया तय न कर पाई कि इस इंकिशाफ पर वो खुश हो या हैरत का इजहार करे। उसने कुछ सोचकर काले चिराग से कहा, फिर तो मोहसिन भाई के सिलसिले में राकल से मदद ली जा सकती है। वो अपनी बहन के खिलाफ तुम्हारी क्यों मदद करेगा? मैं समझती हूं कि वो एक अच्छा आदमी है। तुम्हारी उससे सिर्फ एक मुलाकात है, मैं उसे बरसों से जानता हूं। आपने उसे कैसा पाया? मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि वो एक खबीस मखलूक है। काले चिराग की पेशानी पर बल आ गए। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूं। पहले अपने भाई से तो मिल लो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए पहले मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। तुम दोपहर का खाना खा लो, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें मोहसिन राव के पास ले चलूंगा। खाने का वक्त करीब था। तानिया ने सैर होकर खाना खाया। उसे अपने भाई के मिल जाने की बहुत खुशी थी। किस्मत ने बहुत सही वक्त पर उसे अपने भाई की मदद के लिए भेज दिया था। कोई 4 बजे के करीब काला चिराग कमरे में आया। इस असना में तानिया थोड़ी देर आराम करके मुंह हाथ धोकर तैयार हो गई थी। उसने काले चिराग को अंदर आते देखकर पूछा, चलें? हाँ बिल्कुल, काले चिराग ने फौरन जवाब दिया। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो काले चिराग ने देखा कि उसने अपना सामान कमरे में ही छोड़ दिया है। उसने तानिया से कहा, क्या आप अपना सामान नहीं लेंगी? क्या यहां बाद में वापस नहीं आना? तानिया ने पूछा। मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आ जाएंगी। ठीक है, ये कहकर तानिया ने अपना सामान समेट लिया। उसका सामान ही क्या था, एक बैग ही तो था। उसने उसमें अपनी तमाम चीज़ें भर कर बैग कंधे पर डाल लिया और कहने लगी, आइए चलिए। जब तानिया उस महलनुमा इमारत से बाहर निकली तो धूप ढल रही थी। बाहर की वही फजा थी। उन दोनों के सिवा दूर तक कोई न था। दरमियान में हसीन फव्वारा, चारों तरफ दर ही दर थे। एक खूबसूरत सरसब्ज बाग था। फव्वारे के नज़दीक से गुजरकर जब उसने ऐसे ही पलटकर सुर्ख पत्थरों वाली इमारत पर नज़र डाली तो वहां कोई इमारत ना थी। और जब फव्वारे से आगे मेहराबी दरवाजे में दाखिल हुई तो पीछे सरसब्ज बाग, फव्वारा और चारों तरफ की चीज़ें गायब हो गए। फिर वो मेहराबी दरवाजे से गुजरकर ऊपर जाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उसमें हिम्मत हुई कि पीछे मुड़कर फिर देखे। लेकिन जब वो खंडर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और उसके तजस्सुस ने उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर किया, तो वो
तो उसने देखा कि सीढ़ियां भी गायब हैं और उन सीढ़ियों की जगह एक ढलान सी दिखाई दे रही थी और नीचे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। काला चिराग उसके आगे चल रहा था। उसने सोचा कि उससे पूछे कि यह सब क्या है। अब चारों तरफ रेगिस्तान था, उड़ती हुई रेत थी और दूर कहीं चंद चीलें उड़ती दिखाई दे रही थीं। फिर वो पूछते पूछते रुक गई। उसे अंदाजा हो गया था कि वो गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में है और गैर इंसानी मखलूक से इसी तरह के कामों की तवक्को की जा सकती थी। वो अपने कंधे पर बैग लटकाए खामोशी से काले चिराग के नक्शे कदम पर चलती रही। वो काफ़ी तेज चल रहा था, इतनी रफ्तार से कि तानिया को उसके साथ चलना दुश्वार हो रहा था। ज़रा आहिस्ता चलिए ना, बिलाखिर उसने पुकार कर कहा। काले चिराग की कान पर जूं तक न रेंगी। वो सुनी अनसुनी कर गया। उसने पलटकर भी न देखा। आगे एक रेत का ऊंचा टीला था। वो घूमकर उस टीले के पीछे चला गया। तानिया ने फौरन दौड़ लगाई। उसे खदशा हुआ कि कहीं वो इस लकोदक सहरा में तन्हा न रह जाए। लेकिन जब वो घूमकर टीले के पीछे पहुंची तो वहां कुछ न था। काला चिराग गायब हो चुका था। उसको गायब पाकर उसका दिल धक से रह गया। या अल्लाह, अब क्या होगा? किस तरह अपने भाई की झोपड़ी तक पहुंचूंगी? जाने वो झोपड़ी कहाँ थी, यहां से कितनी दूर है? अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर काले चिराग पर पड़ी। रेत के टीले के अंदर से वो इस तरह निकल रहा था जैसे पानी की दीवार के अंदर से निकल रहा हो। फिर वो रेत के अंदर से मक्खन में बाल की तरह निकल आया। उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट में जाने क्या था, उसका चेहरा एकदम बदल जाता था और फिर ये वो वक्त होता था जब उसके चेहरे में कशिश पैदा हो जाती थी। क्या हुआ, मुझे गायब देखकर परेशान हो गई थी? उसने सवाल किया। जी वाकई, तानिया ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, ये कहकर काले चिराग ने उसका नर्म और नाजुक हाथ थाम लिया और उसे रेत के टीले की तरफ लेकर चला। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तानिया घबरा कर बोली। सामने खासा ऊंचा रेत का टीला था और वो हाथ पकड़ के उस टीले में दाखिल हुआ चाहता था। आओ अंदर चलते हैं, उसने बड़े मजे से कहा। टीले के अंदर, रेत में? मेरा तो दम घुट जाएगा। तानिया परेशान हो गई। उसका सांस अभी से रुकने लगा था। वो एक कदम आगे था और रेत के टीले में दाखिल हो चुका था। वो इस तरह दाखिल हो रहा था जैसे बादलों के गालों में घुस रहा हो। उसने तानिया का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो रेत में गायब हुआ और तानिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तानिया का हाथ रेत में दाखिल होता जा रहा था। तानिया के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। उसने अचानक रेत अपने मुंह पर महसूस की। यह एहसास चंद लम्हों से ज्यादा नहीं रहा। जब उसने खौफ से बंद हुई आंखें खोली तो रेत का दूर तक पता न था। कुछ फासले पर उसे झोपड़ी नजर आ रही थी जिसकी छत पर एक उल्लू बैठा था और एक सांप दरवाजे पर कुंडी मारे पहरा दे रहा था। तानिया ने झोपड़ी को देखकर एक गहरा सांस लिया। हाँ, तुम्हारा दम तो नहीं घुटा? काले चिराग ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं रेत के टीले में से गुजर रही हूं। अब तुम अंदर जाओ, अपने भाई से मिलकर आओ। आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बाहर बैठूंगा। कोई खास बात है? हाँ, एक खास बात है। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, काले चिराग ने बताया। लेकिन मैं अंदर जाऊंगी कैसे? वो सांप तो दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा है। उसकी फिक्र ना करो, मैं जैसे ही झोपड़ी के नजदीक पहुंचूंगा वो फौरन गायब हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होगा, उसने बड़े यकीन से कहा। और फिर ऐसा ही हुआ। जो ही वो झोपड़ी के नजदीक पहुंचा, सांप फौरन घूमकर झोपड़ी के पीछे कहीं गायब हो गया। सांप के जाते ही उल्लू भी पीछे की जानिब तेज फटफड़ाहट के साथ उड़ गया। काला चिराग दरवाजे के नजदीक पहुंचकर रुक गया और हाथ के इशारे से उसने तानिया को अंदर जाने की हिदायत की। तानिया धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। छोटे दरवाजे से गुजरकर जब वो झोपड़ी में सीधी खड़ी हुई तो उसने झोपड़ी की जानिब कालीन पर एक शख्स को लेटा हुआ देखा। उसने काली चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, मुंह तक ढका हुआ था। वो चलती हुई मोहसिन के नजदीक पहुंच गई। उसका जी चाह रहा था कि वो फौरन उसके चेहरे से चादर हटा दे, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब न समझा। उसने जरा सा झुककर बड़े प्यार भरे लहजे में आवाज दी, मोहसिन भाई। तानिया की आवाज सुनते ही चादर में हरकत हुई। मोहसिन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई। फिर वो अपने चेहरे से चादर हटाते हटाते रुक गया। वो चादर मुंह पर लिए लिए आहिस्ता से उठ गया। उसने चादर सर से ना उतारी, बल्कि इस तरह ओढ़ ली कि उसका पूरा चेहरा दिखाई न दे सके। उसने गर्दन उठाकर एक आंख से तानिया की तरफ देखा और खुशी भरे लहजे में कहा, तरकश तुम आ गई, मेरी बहन तुम आ गई। हाँ भाई, मैं आ गई हूं, मैं आपको लेने आई हूं।
तब मोहसिन राव ने चादर से एक हाथ निकाला, सूखा हुआ हाथ, जैसे हड्डियों का ढांचा। उसने हाथ के इशारे से उसे कालीन पर बैठने को कहा। तानिया फौरन उसके सामने कालीन पर बैठ गई और अपने खूबसूरत हाथों के दरमियान उसका सूखा हाथ ले लिया। भाई, आपकी ये क्या हालत हो गई? मेरी बहन, मेरी ये हालत बक्का ने की है। उस खबीस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। जी मैं जानती हूं, मुझे काले चिराग ने सब कुछ बता दिया है, पूरी कहानी सुना दी है आपकी। काला चिराग बहुत अच्छा आदमी है, वो कई बार मुझसे मिलने आ चुका है। उसी ने मुझे तुम्हारे आने की नवीद दी थी, और इससे पहले जब तुम यहां आई थीं और अंदर आने के बजाय वापस पलट गई थीं, तो तुम्हें अंदर से देख रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें देखकर कहा था कि डरो मत, अंदर आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई थीं। शायद काला चिराग ने तुम्हें अंदर आने से रोक दिया था और तुम्हें अपने साथ ले गया था। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें अंदर आने से क्यों रोका था। मोहसिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे वो बरसों का मरीज हो और उससे बोला न जा रहा हो। सच बताऊं भाई, मुझे उसकी इस हरकत पर सख्त गुस्सा आ गया था, लेकिन अब सोचती हूं उसने अपने साथ ले जाकर अच्छा किया था। अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जाने बगैर आपको देख लेती तो मुझे जहनी सदमा पहुंचता। खैर, खुश तो मैं अब भी नहीं हुई हूं। आपका ये सूखा हाथ आपकी सेहत का पता बता रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तरकश, एक बात बताओ, ये तुम्हारा नाम किसने रखा? दादा की ख्वाहिश पर रखा गया होगा। बाप दादा हवाले से इस नाम का जिक्र अक्सर किया करते थे। हाँ भाई, मेरा नाम उन्हीं की ख्वाहिश पर रखा गया था, लेकिन अब मेरा नाम तरकश नहीं, तानिया है। तरकश कोई नहीं कहता। खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि मेरा नाम तरकश है। तानिया ने वजाहत की। अच्छा, हैरत है। मैं जब अपनी कहानी सुनाऊंगी तो आप मजीद हैरान रह जाएंगे। आपके गायब हो जाने के बाद अब्बा एकदम सहम गए थे। उन्होंने चचा के डर से मुझे कभी अपनी बेटी नहीं कहा। मैं गैरों में पली बढ़ी, इसलिए मेरा नाम भी तब्दील कर दिया गया। बाबा ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी। कैसे हैं मेरे बाबा? और मम्मी का क्या हाल है? वो तो मेरी गुमशुदगी की वजह से रो रो कर पागल हो गई होंगी। तानिया के जी में आई कि फौरन बता दे कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर ये सोचकर ठहर गई कि अभी ये खबर मोहसिन राव के लिए शदीद सदमे का बाइस होगी। वो पहले ही सूख कर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। वालिदैन के इंतकाल की इत्तला उसे मिट्टी का ढेर बना देगी। वो दोनों ठीक हैं मोहसिन भाई, और आपको याद करते हैं, उसने सफ़ेद झूठ बोला। और वो कमीना शख्स? मोहसिन राव के लहजे में सख्ती आ गई। कौन? वो राव अहमद अली? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो हमारे इंतकाम का इंतज़ार कर रहा है। फिक्र ना करो तानिया, मैं उससे ऐसा इंतकाम लूँगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहते हुए मोहसिन के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। तानिया गौर से मोहसिन की तरफ देखने लगी। वो अभी तक मुकम्मल चादर ओढ़े बैठा था, बस उसकी एक आंख जरूर दिखाई दे रही थी। तानिया की समझ में ना आया कि उसने अपना चेहरा चादर में क्यों छुपा रखा है। उसने फौरन मोहसिन से सवाल किया, भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। यह आपने अपना चेहरा चादर में क्यों छुपाया हुआ है? वो हवा लगती है ना, उससे बचने के लिए। मोहसिन राव ने हवा में एक तीर छोड़ा। लेकिन इस झोपड़ी में तो इस वक्त खासी गर्मी हो रही है, और आप हैं कि न सिर्फ चादर ओढ़े हुए हैं बल्कि अपना मुंह भी ढक रखा है। भाई हटाए ना अपने मुंह से चादर। क्या अपनी बहन को चेहरा भी नहीं दिखाएंगे? तानिया ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। तानिया की इस ख्वाहिश पर मोहसिन राव अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी समझ में ना आया कि अपनी बहन को किस तरह अपना चेहरा दिखाए। अब उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा था। एक वक्त था कि लड़कियां उसका चेहरा देखती थीं तो नजरें हटाना भूल जाती थीं, और अब वो वक्त आ गया था कि अगर कोई लड़की उसका चेहरा देखती तो जिंदगी भर उसका चेहरा ना देखने की कसम खा लेती। ऐसा हो गया था उसका चेहरा। तानिया, अगर तुम मेरा चेहरा ना देखो तो अच्छा है, मोहसिन राव ने दुख भरे लहजे में कहा। आखिर क्यों? मैं अपने भाई का चेहरा क्यों ना देखूं? पछता होगी, मोहसिन राव ने दुख भरे लहजे में कहा। भाई अब तो मैं जरूर देखूंगी। क्या हुआ है आपके चेहरे को? लाएं हटाएं चादर। ये कहकर तानिया ने उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा ठहरो, मैं खुद उतारता हूं चादर अपने सर से, मोहसिन राव ने कहा। ठीक है। ये कहकर तानिया ने अपने हाथ नीचे गिरा लिए। तब मोहसिन राव ने अपने दोनों हाथ चादर से निकाले और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। उसका चेहरा देखकर तानिया की चीख निकल गई। मोहसिन राव ने अपना चेहरा फौरन दोबारा ढांप लिया और लरसते हुए लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा चेहरा मत देखो, लेकिन तुम नहीं मानी। भाई ये सब क्या है?
ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? तानिया की आंखों में आंसू छलक आए थे। मोहसिन राव का आधा चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन आधा चेहरा किसी दीमक ज़दा लकड़ी की तरह हो गया था। जिल्द में छोटे बड़े बेपनाह सुराख थे और यूं लगता था जैसे हाथ लगाने पर आधा चेहरा झड़कर नीचे गिर जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम तानिया, मैं तो बस जिंदगी का अजाब काट रहा हूं। उसके लहजे में बेपनाह दुख था। मेरा जी चाह रहा है उस कमीनी बक्का को कत्ल कर दूं। तानिया अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, उसे कत्ल करना इतना आसान नहीं है, फिर मैं उसे कत्ल करने भी नहीं दूंगा। ये काले चिराग की आवाज़ थी। तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने अंदर आते हुए तानिया की बात सुन ली थी। आप जरा देखें तो सही, उसने मेरे भाई का क्या हशर कर दिया है। वो वाजिबुल कत्ल है कि नहीं? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुम सही कहती हो, उसका जुर्म वाकई बहुत बड़ा है। वो इस काबिल है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काले चिराग ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। कुछ देखकर तो मोहब्बत की होती, ऐसी बुरी औरत से मोहब्बत कर बैठे। तानिया ने झुंझला कर कहा, मोहब्बत देखकर कब की जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है। आप लोगों के यहां भी मोहब्बत का यही फलसफा राइज है? तानिया ने पूछा। हमारे तुम्हारे यहां क्या, ये तो मोहब्बत का आलमी फलसफा है। काले चिराग ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अब बक्का का क्या करें? उसने मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा है। तानिया परेशान थी, उसकी आंखों में बार बार आंसू छलक आते थे। मेरी बहन, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मोहसिन राव ने उसे झूठी तसल्ली दी। आप बैठ जाएं, तानिया ने काले चिराग से मुखातिब होकर कहा। अब बैठने का वक्त नहीं है, काले चिराग ने तानिया के बराबर बैठते हुए कहा। अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। हाँ बताइए, क्या किया जाए? मैं अपने भाई की आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं डरता हूं तानिया कि कहीं तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ, मोहसिन राव फिक्रमंद होकर बोला। मोहसिन, अगर तुम्हें बक्का के चुंगल से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी बहन है, वरना वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे चेहरे की दीमक पूरे जिस्म पर फैल जाए। काले चिराग ने उसे डराया। नहीं, मैं अपने भाई पर वो दिन कभी नहीं आने दूंगी। मैं अपनी सेहत, अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी के लिए अपनी बहन को किसी जहन्नुम में नहीं झोंक सकता, मोहसिन राव ने कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब होकर कहने लगा। तानिया, तुम वापस चली जाओ। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, तुम इन लोगों का मुकाबला ना कर सकोगी। मैं जादूगर होकर बक्का का कुछ न बिगाड़ सका, तुम तो कोई चीज़ ही नहीं हो। तुम यहां तक आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे दिल को सुकून हो गया। बकिया जिंदगी मैं इसी मुलाकात के तसव्वुर में काट दूंगा। मेरी बहन, मेरा कहा मानो, वापस चली जाओ। तुम बक्का से वाकिफ नहीं हो, वो इंतहाई ताकतवर और अय्यार औरत है, उसका मुकाबला आसान नहीं। फिर तुम इस बात से बक्का के ज़बरदस्त होने का अंदाज़ा लगाओ कि ये काला चिराग आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। उससे मुकाबले के लिए ये तुम्हें तो तुम्हारी दुनिया से ले आए हैं, लेकिन अपनी दुनिया की मखलूक का खुद कोई बंदोबस्त ना कर सके। है ना ये कितनी हैरत अंगेज़ बात, जबकि ये बक्का से मोहब्बत के दावेदार भी हैं। देखो, मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ, काले चिराग ने तंबीही लहजे में कहा। जो बात तुम नहीं जानते उसके बारे में इस यकीन से बात करना खुद अपने आप को फरेब देना है। मैं बक्का से मोहब्बत करता हूँ, यह अब भी दावे से कहता हूँ, और यह बात इतनी सच्ची है जैसे सूरज। रह गई ये बात कि मैंने बक्का का खुद मुकाबला क्यों ना किया, उसके मुकाबले के लिए तुम्हारी बहन को क्यों लेकर आया हूँ। तो मोहसिन सुन लो, महीनों उसने मुझे ये पता ही ना चलने दिया कि वो तुम्हें जंगल से उठा लाई है और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। जब मुझे शुबा हुआ और मैं उसके ताक़ुब में यहाँ तक पहुँचा तो हकीकत मेरे सामने आई। जब मैंने इस मसले पर बक्का की गिरफ्त की तो उसने देवा काली का नाम लिया और राजमदारी का किस्सा सुनाया। उसने मुझे बताया कि वो देवा काली के हुक्म के मुताबिक राजमदारी की ख्वाहिश पर उसे सदा दे रही है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बक्का तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आ रही है वो किसी अजाब से कम नहीं, लेकिन इस सज़ा में उसके लिए तस्कीन ही तस्कीन है। उसने अपनी गरज के लिए तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, जो संगीन जुर्म है। हमारी दुनिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। फिर मेरे लिए तुम्हें ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब भी ख़त्म कर सकता हूँ और कल भी ख़त्म कर सकता था। तुम्हारे खात्मे के बाद बक्का का खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन तुम्हारा कत्ल उससे न छुपता। वो जान जाती, नतीजे में वो मेरी दुश्मन हो जाती और यूं मेरी मोहब्बत खाक में मिल जाती।
इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। वक्त गुजरता रहा। एक बात तुम्हें और बता दूं, हमारी दुनिया के वक्त में और तुम्हारी दुनिया के वक्त में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे हिसाब से बक्का की कैद में 17-18 बरस हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 7-8 माह। खैर, जब मैंने तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारे ख़ानदान की खोज लगाई तो मुझे तानिया नज़र आ गई। मैंने फ़ौरन पूरी मनसूबाबंदी कर ली और उसे यहाँ ले आया, क्योंकि तानिया ही वाहिद ज़रिया है तुम्हारी निजात का। तुम्हारी निजात में मेरी भी निजात है। ये जो तुम्हारे चेहरे पर दीमक लग गई है, यह आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई तुम्हारे पाँव के अंगूठों तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस अजाब से निजात नहीं दिला सकेगी। तुम्हारा रूप बदल जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके हो जाओगे और यूं मेरे इश्क की मौत हो जाएगी। मैं किसी की मौत नहीं चाहता, न अपनी न तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि तानिया को उसका भाई मिल जाए और मुझे मेरी बक्का। मैं मुआफ़ी चाहता हूं जनाब कि मेरी बात से आपको दुख पहुंचा। मोहसिन राव शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मुझे अब अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी दुनिया के कुछ राज खोलने पड़े। काले चिराग ने कहा। तो फिर अब क्या करना है बताइए। आप जो कहेंगे वो करूंगी। बस मुझे अपना भाई चाहिए, जिंदा सलामत। तानिया बेकरारी से बोली। मेरी तो यही कोशिश है। काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। अब हमें। काला चिराग कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तानिया उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। इसी असना में परों की फड़फड़ाहट सुनाई थी। यूं लगा जैसे कोई परिंदा झोपड़ी की छत पर आ बैठा हो। लगता है बक्का आ गई, काला चिराग बमुश्किल बोला। अब क्या होगा? तानिया एकदम घबरा गई। यह तो बहुत बुरा हुआ, मोहसिन राव ने अफसरदा लहजे में कहा। मैं देखता हूं क्या मामला है, काला चिराग उठता हुआ बोला। अगर बक्का आई है तो वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? वो लरसते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। तानिया और मोहसिन राव उसे पुरतजस्सुस निगाहों से देख रहे थे। वो जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचकर बाहर निकलने के लिए झुका तो एक लम्हे के लिए झुका का झुका रह गया। फिर खौफजदा होकर पीछे हटा और तेजी से उन दोनों के नजदीक आ गया। मारे गए, काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। क्या हुआ? कौन है बाहर? तानिया ने पूछा। हम घेर लिए गए हैं। बाहर बक्का के कारिंदे मौजूद हैं। और बक्का? मोहसिन राव ने पूछा। वो मुझे सामने नहीं दिखाई दी। बहरहाल वो भी आसपास ही होगी। मेरा ख्याल है कि आया ही चाहती होगी। ये अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे जाल फेंकने से पहले ही अपना जाल फेंक दिया, काले चिराग ने बहुत थके हुए लहजे में कहा। अभी मोहसिन कुछ सवाल करने ही वाला था कि झोपड़ी के बाहर से आवाज़ आई। यह आवाज़ 100% बक्का की थी। झोपड़ी में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, सुनो, मैं आ गई हूं। तुम क्या समझते हो तुम 2 आदमी मुझे जेर दाम कर लोगे? ये तुम लोगों की भूल है। मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और सुन लो चिमगादड़ के बच्चे, अब तू बाहर आ जा, तुझे गिरफ्तार किया जाता है। चल जल्दी कर, फौरन बाहर आ जा। काले चिराग ने यह ऐलान सुनकर मायूसी से तानिया और मोहसिन राव की तरफ देखा और धीरे से बोला। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मेरे पर कट गए हैं। अब ना मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूं और ना तुम्हारे लिए। मेरे लिए दुआ करना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जल्दी करो चिमगादड़ के बच्चे। बाहर से फुंकारती हुई आवाज आई। काला चिराग उन दोनों से रुखसत होकर जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आया, उसने बक्का को अपने सामने पाया। वो घोड़े पर बैठी किसी शहजादी की तरह लग रही थी। काले चिराग को देखकर उसने कैका लगाया और फिर तंज भरे अंदाज में कहा। आ गया तू, मेरी जान के दुश्मन। मैं तेरी जान का दुश्मन नहीं हूं बक्का, काले चिराग ने आजी से कहा। फिर तू अंदर बैठा क्या मेरी सलामती की दुआ मांग रहा था? बक्का ने तंजन पूछा। हाँ, यही समझ। मैं चाहता था कि तू उस मासूम इंसान को छोड़ दे और मेरी हो जाए। तेरी हो जाऊं? ये कहकर वो बहुत जोर से हंसी। चिमगादड़ के बच्चे, तू है क्या? कभी तूने अपनी औकात पर गौर किया? मैं जो कुछ भी हूं बस तेरा हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं तेरी मोहब्बत को अपने घोड़े के समतले रखती हूं। बक्का, तू मेरी चाहे जितनी तजलील कर ले, पर मेरी मोहब्बत की तौहीन ना कर। वो तड़प उठा। नहीं तो क्या होगा? मैं देवा काली के दरबार में जाऊंगा। काले चिराग ने सर उठाया। दरबार में? फिर वो जैसे ये बात सुनकर पागल हो गई हो, पागलों की तरह हंसने लगी और हंसते हुए बोली। तू जाएगा देवा काली के दरबार में? तू देवा काली के गुस्ल खाने में तो जा सकता है,
पर तेरा दरबार में जाना आसान नहीं चिमगादड़ के बच्चे। अपनी औकात ना भूल, अपनी जात ना भूल। मोहब्बत की कोई जात नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती। मोहब्बत नाबीना होती है। वो अपने आपे में नहीं था। फिक्र ना कर, मैं तुझे तेरी मोहब्बत की तरह अंधा कर दूंगी। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, गिरफ्तार कर लो इसे। आनन फानन हुक्म की तामील हुई। दो कवि हैकल करख सूरत बंदे आगे बढ़े। उन्होंने देखते ही देखते उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया और फिर उसे खींचते हुए बक्का के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं जानती हूं कि तू अंदर बैठा क्या कर रहा था। तू मोहसिन की बहन को लेकर देवा काली के दरबार में मुकदमा पेश करना चाहता था, मुझे सजा दिलवाना चाहता था और मोहसिन को उसकी दुनिया में भिजवाना चाहता था ताकि तेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूं, तेरी तरफ राग़िब हो जाऊं। ओ काले चिराग, कभी तूने अपनी शक्ल देखी है? नहीं देखी तो किसी गंदे जोड़ के किनारे खड़े होकर अपनी शक्ल देख, फिर मुझ पर आशिक होना। जाओ इसे ले जाओ। फिर वो दोनों कवि हैकल बंदे अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। दोनों के हाथ में जंजीर का सिरा था। दोनों ने एक अजीब सी आवाज निकाली और एक साथ अपने घोड़ों को एड़ लगाई। घोड़े देखते ही देखते सरपट दौड़ने लगे। काला चिराग जंजीरों में बंधा रेत पर घिसटता चला जा रहा था। बक्का इस मंजर को बड़े पुरगुरूर अंदाज में देखती रही, यहां तक कि काला चिराग उड़ती हुई रेत के दरमियान में गायब हो गया। तानिया जो झोपड़ी के अंदर बैठी दरवाजे के बाहर होने वाली कार्रवाई को बगौर देख और सुन रही थी। बक्का को दरवाजे के नजदीक पहुंचकर देखकर वो फौरन उठकर मोहसिन के करीब चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बक्का का किस तरह मुकाबला करे। मोहसिन राव ने अपना सूखा हाथ उसके कंधे पर रखकर आहिस्ता से दबाया, जिसका मतलब था कि वो परेशान ना हो, बक्का को अंदर आने दे, जो होगा देखा जाएगा। बक्का अंदर आ गई। उसने बगौर तानिया को देखा। तानिया ने उसके सरापे पर नजर डाली। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। बहुत खूबसूरत हो, बक्का ने बात करने में पहल की। पता नहीं ये सवाल था या जवाब। कुछ कम तुम भी नहीं हो, तानिया ने तीखे लहजे में कहा। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती। मैं अपने भाई का हाल देख रही हूं, इससे ज्यादा जानने की तमन्ना भी नहीं, तानिया ने दुख से कहा। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हंसकर कहने लगी। जो अच्छा लगता हो उसका ये हशर कर देना शायद तुम्हारी दुनिया की रीत है। बस कुछ अरसे की बात है, उसके बाद तुम्हारा भाई हर दुख से आजाद हो जाएगा। इसके चेहरे पर घुन लग चुका है, बस। हाँ, चांद को गहन लग चुका है और ये कोई अच्छी बात नहीं, तानिया ने उसकी बात काटी। तुम्हारी दुनिया में इसे बुरा समझा जाता होगा, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इसका फल मिलने ही वाला है। भूल जाओ, तानिया ने बड़ी रुखाई से कहा। किस बात को? बक्का हैरान हुई। मेहनत के इस फल को। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तानिया ने बड़े यकीन से कहा। वो क्यों? बक्का ने पूछा। अब मैं जो आ गई हूं, तुम आई नहीं हो, लाई गई हो। जानती हूं, काला चिराग मुझे लेकर आए हैं, तानिया ने बताया। वो बहुत अच्छे हैं। उस चिमगादड़ के बच्चे का इतनी इज्जत से नाम ना लो, वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से नहीं लाया। बक्का गुस्से में आ गई। अच्छा, फिर कौन लाया है? मेरा भाई लाया है, बक्का ने बताया। कौन भाई? तानिया की समझ में ना आया। वो भाई जिसने तुम्हें तोहफे में डायरी दी थी। तुम्हारे भाई का नाम राकल तो नहीं? हाँ, मेरे भाई का नाम राकल है, और ये नाम तुम्हें उस चिमगादड़ के बच्चे ने बताया होगा। उन्होंने नाम ही नहीं, तुम्हारे भाई की खुसूसियात भी बताई थी, तानिया ने कहा। एक ताकतवर, शौकीन मिजाज और खबीस मखलूक। तानिया ने काले चिराग के कहे हुए कलिमात दोहरा दिए। ज्यादा बकवास न करो, बक्का अचानक बेफर गई। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो उनकी बहुत एहसानमंद हूं। उनकी दी हुई डायरी से मुझे अपनी जिंदगी के गुमशुदा औराक का पता चला। तानिया ने होशियारी से बात का रुख तब्दील किया। कहाँ है वो डायरी? बक्का का लहजा कुछ नर्म हुआ। यहां है, मेरे पास, मेरे बैग में। निकालो, बक्का ने हुक्म दिया। मोहसिन राव खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। बक्का अब तक उससे मुखातिब नहीं हुई थी। तानिया डायरी निकालने के लिए उठी तो उसकी तवज्जो मोहसिन की तरफ हुई। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, कैसे हो मोहसिन? ठीक हूं, मोहसिन राव ने आहिस्ता से कहा। ये लो, तानिया ने डायरी अपने बैग से निकालकर उसकी तरफ पढ़ाई। तुम इसे वापस लेना चाहती हो तो ले लो। बक्का ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से डायरी के वर्क पलटती रही। वर्क पलटते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी।
फिर अचानक उसने डायरी बंद की और तानिया से मुखातिब होकर कहने लगी, ये डायरी अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकती। तोहफा देकर वापस लेना, क्या यह भी तुम्हारी दुनिया का रिवाज है? तानिया ने तंजन कहा, अब ये डायरी तुम्हारे लिए बेकार है। तुम इससे जो फायदा उठाना चाहती थी वो उठा लिया। अब इस डायरी को तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये डायरी भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? इस मर्तबा तानिया के बजाय मोहसिन राव बोला, अरे कुछ नहीं भैया, ये डायरी वापस लेना चाहती थी सो ले ली। दरअसल बात यह है कि ये चाहती है कि डायरी की वजह से हमें आइंदा कोई फायदा पहुंचे। बक्का ने तानिया को घूर कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उसने वो डायरी झोपड़ी की छत की तरफ उछाल दी। वो डायरी देखते ही देखते तोता बन गई और वो तोता झोपड़ी का एक चक्कर लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो उठो, बक्का ने तोते के जाने के बाद कहा। कहाँ चलूं? तानिया ने पूछा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बक्का ने तहक्कुमाना लहजा इख्तियार किया। तुम मेरी बहन को कहाँ ले जाना चाहती हो? मोहसिन राव परेशान होकर बोला, यह राकल की अमानत है, इसे राकल के पास पहुंचाना होगा। बक्का ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। और उठो तानिया या तरकश, जो भी तुम्हारा नाम है। मेरा नाम तानिया है, लेकिन मुझे तरकश बनते ज्यादा देर नहीं लगती। तुम तरकश हो या तीर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, बाहर सवारी तुम्हारी मुंतजिर है। यह कहकर उसने तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया उसका हाथ पकड़ते ही किसी मामूल की तरह उठ गई। उसके हाथ पकड़ने के अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि वो मुजामत की ख्वाहिश रखते हुए भी मुजामत न कर सकी। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले बक्का की नज़र उसके बैग पर पड़ी। उसने पूछा, यह किसका बैग है? मेरा, तानिया ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या है इसमें? बक्का ने पूछा। मेरी ज़रूरत की चीज़ें, तानिया ने बताया। फिर बैग अपने साथ ले लो। बक्का ने बैग की तरफ इशारा किया। बक्का, तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकती। अचानक मोहसिन राव को जोश आ गया। कौन रोकेगा मुझे? उसने एक जोरदार कहका लगाया। क्या तुम, जिससे हिला जुला भी नहीं जाता? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन मेरी बहन पर रहम करो, इसका कोई कसूर नहीं। मोहसिन राव ने इल्तिजा की। न मैंने तुम्हें बर्बाद किया है और ना तुम्हारी बहन बर्बाद होगी, समझे? बक्का ने उसे देखते हुए कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब होकर कहने लगी, आओ चलो। बक्का उसका हाथ पकड़कर तेजी से झोपड़ी से निकल गई। मोहसिन राव कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल ना सका। वो अपने दोनों हाथ मसलता हुआ रह गया। तानिया बाहर निकली तो उसने झोपड़ी के सामने एक सजी सजाई ऊँटनी को पाया जो बैठी हुई थी। बक्का ने उसे ऊँटनी पर सवार करा दिया। फिर वो नज़दीक खड़े घोड़े पर बैठ गई। बक्का के पीछे 8 मुसल्ला घुड़सवार मौजूद थे। बक्का के इशारे पर 2 घुड़सवार आगे आ गए और ऊँटनी से आगे आकर खड़े हो गए। 2 घुड़सवार ऊँटनी के पीछे, उससे पीछे बक्का और आखिर में 4 घुड़सवार। तब बक्का ने हाथ उठाकर कूच का इशारा किया। 2 घुड़सवारों ने अजीब सी आवाज़ निकाली। तब वो ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई। फिर सबसे आगे वाले घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और इस तरह बक्का का ये छोटा सा काफिला जुनूब की जानिब धूल उड़ाता रवाना हो गया। 3 घंटे की मुसाफत के बाद जब सूरज मगरिब की सम झुकने लगा तो सामने कुछ आसार नजर आए। ये किसी कदीम इमारत के खंडर थे, सुनहरे खंडर। सूरज की पीली रोशनी में उन खंडरों का रंग मजीद चमक उठा था। फिर वो लोग खंडरों में दाखिल हो गए। उन खंडरों के दरमियान एक रास्ता अंदर जा रहा था। रास्ता तंग था, लेकिन इतना तंग नहीं कि 2 घुड़सवार साथ न गुजर सकें। ये अजीब किस्म के खंडर थे। ऊंची ऊंची दीवारें थीं। उन दीवारों के दरमियान अंदर दाखिल होने के लिए बगैर किवाड़ों के दरवाजे थे। ये दीवारें ना तो टूटी फूटी थीं और ना ये एहसास होता था कि ये कोई बाकायदा इमारत है। ये छोटा सा काफिला उन खंडरों के दरमियान घूमता घामता काफ़ी अंदर चला गया। तब अचानक एक बड़ा सा दरवाज़ा नजर आया। ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था और बंद था। अगले 2 घुड़सवारों ने दरवाज़ों के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, दरवाज़ा खोलो, बक्का की सवारी आई है। यह आवाज़ सुनते ही 6 आदमी दरवाजे की दानी समत बनी कोठरी से निकले और 6 आदमी बाईं कोठरी से बरामद हुए। उन 12 आदमियों ने मिलकर उस भारी दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही सारे घुड़सवार घोड़ों से उतर गए। तानिया को ऊँटनी से उतारा गया। बक्का भी अपने घोड़े से उतर आई थी। जैसे ही तानिया ऊँटनी से नीचे उतरी, बक्का ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गईं। उनके अंदर जाने के बाद 12 आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को फिर बंद कर दिया और अपनी कोठरियों में वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही बक्का ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तानिया को ऊपर ले आई। वहाँ एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे पर एक मुसल्ला तरबान मौजूद था। वो बक्का को देखकर ताज़ीमी अंदाज में झुक गया
और फिर सीधा होकर कहने लगा, क्या हुक्म है बक्का? राकल से मिलना चाहती हूँ, उसकी अमानत उसे सौंपने आई हूँ। अच्छा ठहरो। दरबान ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पर लगी जंजीर को एक खास अंदाज में बजाया। चंद लम्हों बाद दरवाजे में एक छोटी खिड़की खुली और उसमें से एक शख्स ने मुंह चमकाया। हाँ, क्या कहते हो? राकल से कहो बक्का आई है, वो उससे मिलना चाहती है, साथ ही उसकी अमानत लाई है, दरबान ने बताया। अच्छा ठहरो, ये कहकर उस शख्स ने फौरन खिड़की बंद कर दी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। तानिया को दरवाजे में से एक बहुत बड़ा उल्लू नजर आया जो चबूतरे पर एक टांग पर खड़ा था और उसने अपनी एक आंख बंद कर रखी थी। बराबर में एक बड़ा सुतून था। बक्का तानिया का हाथ थामे अंदर दाखिल हो गई, फिर चबूतरे के नज़दीक पहुंचकर रुक गई। उसने सर उठाया, उसे एक टांग के उल्लू को झुककर ताजीम दी। उसने तानिया को भी झुकने का इशारा किया, लेकिन वो सीधी खड़ी रही। तब उस जसीम उल्लू ने अपनी दूसरी आंख खोल दी। वो अपनी दोनों आंखों से पहले तानिया और फिर बक्का को देखने लगा। राकल मेरे भाई, तेरी अमानत ले आई हूं, इसे कबूल कर, बक्का ने बड़े अदब से कहा। उस उल्लू ने एक टांग पर खड़े खड़े अपने दोनों पर खोलकर फड़फड़ाए। वो पर इतने बड़े थे कि उनके हिलने से बक्का और तानिया के चेहरे पर अच्छी खासी हवा महसूस हुई। पर फड़फड़ाने का मतलब ये था कि उसने तानिया को कबूल कर लिया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूं मेरे भाई। बक्का फिर ताजीमी अंदाज में झुकी। तभी बड़े सुतून के पीछे से एक के बाद एक औरत निकलती गई। वो 7 औरतें थीं, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरे, एक जैसे छोटे कद, एक जैसा सुर्ख रंग का लिबास। शायद उनके चेहरे भी एक जैसे थे। अगर कोई फ़र्क होगा तो वो एक नज़र देखने में महसूस नहीं होता था। वो औरतें एक कतार में चलती हुई उस उल्लू के पीछे से घूमती सीढ़ियाँ उतरकर तानिया के गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो गई। बक्का ने उन औरतों के आते ही तानिया का हाथ छोड़ दिया और कुछ फासले पर खड़ी हो गई। फिर उन 7 औरतों में से 2 ने तानिया के हाथ पकड़ लिए। तीसरी औरत ने पुश से उसे धीरे से आगे धकेला। वो दोनों औरतें हाथ पकड़े पकड़े आगे चलने लगीं। बाकी 5 औरतें उनके पीछे चल दीं। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर उस उल्लू के पीछे आ गईं। वहां से बहुत बड़े सुतून की ओट में चली गईं। तानिया ने देखा कि उस बड़े सुतून में पीछे की जानिब एक दरवाज़ा था जो नीचे से नज़र नहीं आता था। उस दरवाजे में से सीढ़ियाँ नजर आ रही थीं जो नीचे की जानिब चली गई थीं। वो दोनों औरतें तानिया का हाथ पकड़े नीचे उतरने लगीं। तानिया के जाने के बाद बक्का राकल से मुखातिब होकर बोली, राकल मेरे भाई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बक्का की बात सुनकर उस उल्लू ने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी एक आंख बंद कर ली और साकित हो गया। बक्का ने महसूस कर लिया कि वो अब यहाँ नहीं है, लिहाजा वो सीढ़ियाँ चढ़कर सुतून के पीछे पहुंची और दरवाजे में दाखिल होकर तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये एक बहुत बड़ा तहखाना था। यहाँ जगह जगह रोशनी हो रही थी। तहखाने में दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो औरतें तानिया को अपने ठिकाने पर ले जा चुकी थीं। बक्का सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ी तो उसे गोल चेहरे वाली एक खादमा दिखाई दी। वो अचानक ही कहीं से नमूदार हुई थी। वो खादिमा बक्का को देखकर अदब से सर झुकाकर खड़ी हो गई। राकल कहाँ है? बक्का ने उसके नज़दीक पहुंचकर पूछा। उस खादमा ने ज़बान से कुछ जवाब देने के बजाय एक तरफ इशारा किया। बक्का उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वो मुख्तलिफ दरवाज़ों के सामने से गुजरती हुई एक बड़े दरवाजे पर रुक गई। जब बक्का उस दरवाजे के सामने पहुंच गई तो वो खादिमा उल्टे कदमों वापस हो गई। बक्का ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो फौरन खुल गया। वो बेधड़क दरवाजे में दाखिल हो गई। फिर उसने पलटकर दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ गई। दरवाजे से चंद कदम के फासले पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि कमरे के ऐन वस्त में एक ऊंची मसनद पर राकल ज़र्क पर लिबास में बैठा हुआ है। कमरे में सुर्ख रंग का तबीज़ कालीन बिछा हुआ है और कमरे में बेहद रोशनी है। राकल मसनद पर किसी राजा की तरफ बैठा हुआ था। उसके गले में मोतियों का कीमती हार पड़ा हुआ था। घुंघरियाले बाल, सुर्खी माइल सांवली रंगत, सेहतमंद जिस्म और एक हाथ में सांप की तरह बल खाया हुआ असा। वो बक्का को देखकर मुस्कुराया। बक्का उसे देखकर मुस्कुराई और उसके कदमों में बैठ गई। मेरे भाई वो कहाँ है? बक्का ने पूछा। कौन? तानिया? राकल ने वजाहत चाही। नहीं, वो चिमगादड़ का बच्चा। बक्का बिफर गई। राकल ने यह सुनकर एक जोरदार कहका लगाया और बोला, तूने उसका नाम खूब रखा है। वो है कहाँ? बक्का ने पूछा। हमारी कैद में, राकल ने बताया। वैसे बक्का, तूने उसके साथ बड़ा जुल्म किया। मेरे भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस चिमगादड़ के बच्चे से शादी कर लूं? ये मैंने कब कहा? राकल ने उसे तिरछी नजरों से देखा। देवा काली की कसम, वो है तेरा सच्चा आशिक। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूला। बक्का ने हंसकर कहा।
सच बात यह है बक्का कि मुझे उस पर रहम आता है। राकल आज बक्का को सताने पर तुला हुआ था। ये राकल को कब से रहम आने लगा? बक्का ने तंजिया कहा। तो मुझसे क्या बात करने आई थी? राकल ने बात का रुख फेर दिया। मैं तुझसे मोहसिन राव के बारे में बात करना चाहती थी। क्या हुआ मोहसिन को? मेरे भाई, तू जानता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसे जिंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। उसके लिए तू अमल तो कर रही है? राकल ने संजीदगी से कहा। उसका क्या बना? वो एक देर तलब अमल है। अभी उसकी इब्तिदा हुई है। जाने उसमें कितना वक्त लगे। वक्त की क्या परवाह है? वक्त की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। परवाह मुझे उस चिमगादड़ के बच्चे से है। वो मुसलसल मेरे खिलाफ साजिशों में लगा है। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। मैं चाहती हूं कि उसे दीवार में चुनवा दिया जाए। वो जब तक जिंदा रहेगा मुझे बेसुकून करता रहेगा। ये काम इतना आसान नहीं है। सरदार को लाना अपने एक अहम बंदे की मौत पर एक तूफान खड़ा कर देगा। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, तुझे इस काम को आसान बनाना होगा। बक्का ने बसद इसरार किया। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं करता हूं कुछ। राकल ने उसे बहलाना चाहा। मैं उसे दीवार में चुना हुआ देखना चाहती हूं। बक्का अपनी जिद पर अड़ गई। इस काम को बहुत होशियारी से करना होगा कि किसी को कानो कान खबर ना हो। राकल ने कहा। मैं जानती हूं कि तू चाहेगा तो 1000 रास्ते निकाल लेगा। बक्का ने पुरुम्मीद होकर कहा। अच्छा अब मैं चलती हूं। तुझे तानिया का साथ मुबारक हो। वो कहाँ है? राकल ने पूछा। खादमाएं उसे तैयार कर रही होंगी। थोड़ा सब्र कर, वो आने ही वाली होगी। बक्का ने हंसकर कहा। वैसे तू उसे वहां से लेकर आया खूब। वो तेरी अय्यारी को उम्र भर नहीं समझ सकती। ये सुनकर राकल ने जोरदार कैका लगाया। फिर वो असा का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने उस असा को बैसाखी की तरह बगल में दबाया और अभी मसनद से उतरकर 2-4 कदम ही चला था कि देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। फिर बक्का भी उठ गई। वो पर्दा हटाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बक्का के बाहर जाते ही राकल फिर अचानक नमूदार हो गया और असा को बैसाखी की तरह लगाए फिर मसनद पर आ बैठा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में ख्वाहिशों के दिए टिमटिमा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राकल ने जोर से कहा, अंदर आ जाओ। पर्दा हटाकर वो दोनों उसके सामने आ खड़ी हुई। उन दोनों खादमाओं के सर झुके हुए थे। क्या हुआ? राकल ने पूछा। वो ना गुस्ल करती है, ना कपड़े तब्दील करती है और ना यहां आने के लिए तैयार है। क्या तूने उसे बताया कि उससे कौन मिलना चाहता है? नहीं, उसे हमने तेरा नाम तो नहीं बताया। वैसे वो काले चिराग के बारे में बार बार पूछती है। उससे जाकर कहो कि तुम्हें राकल ने बुलाया है। राकल से मिल लो। राकल ही काले चिराग से मिलवा सकता है। ठीक है, हम जाकर उसे बता देते हैं। दोनों खादमाएं उल्टे कदमों वापस हो गईं और पर्दों में गुरूब हो गईं। फिर वो दोनों दरवाजे से निकलकर तेज तेज चलती उस मकाम पर पहुंची जहां तानिया को रखा गया था। तानिया मसैरी के कोने पर सर झुकाए बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालात ने इस कदर तेजी और मतजाद समत में पलटा खाया था कि वो बेबस होकर रह गई थी। वो समझ रही थी कि काले चिराग की मदद से अपने भाई को लेकर अपनी दुनिया में चली जाएगी। फिर वहां पहुंचकर अपने भाई का इलाज कराएगी। उसे इलाज के लिए अगर लंदन या अमेरिका जाना पड़ा तो जाएगी। वो अपने भाई की हर कीमत पर सेहत की बहाली चाहती थी, क्योंकि अभी तो उसकी जिंदगी का एक अहम काम बाकी था। अभी उसे अपने भाई की बर्बादी और बाप के कत्ल का इंतकाम लेना था। वो राव अहमद अली को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार करके रहेगी। लेकिन यहां तो पासा ही पलट गया था। वो मंजिल के करीब आकर अचानक मंजिल से दूर हो गई थी। काले चिराग को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो एक हमदर्द इंसान था। ये ठीक है कि वो उसकी मदद बक्का को पाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी मोहब्बत से उसके भाई को भी तो निजात मिल रही थी। जाने उसके जहन में क्या मंसूबा था। काश बक्का कुछ देर और ना आई होती तो काला चिराग उसे अपने मंसूबे से आगाह कर चुका होता और वो उस पर अमल करके अपने भाई की रिहाई के लिए तगोतों में मसरूफ हो जाती। अब वो एक गहरे कुएं में थी जिसके पानी में वो तैर तो सकती थी, लेकिन उससे निकल नहीं सकती थी। दरवाजे पर आहट हुई। तानिया ने सर उठाया तो अपने सामने दो खातमाओं को पाया। वो अपनी शक्ल और सूरत से जुड़वा पहनने लगती थीं। वो दोनों उसके नज़दीक आकर बड़े अदब से खड़ी हो गई, फिर उसके सामने ज़रा सा झुकी और सीधी हो गई। उनमें से एक ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। तुझे बुलाया है। यह अजब अंदाज़ गुफ्तगू था। किसने बुलाया है? तानिया की समझ में ना आया। राकल ने। तो चलो। तानिया ये सुनते ही अपना बैग कंधे पर डालकर चलने के लिए तैयार हो गई। ऐसे नहीं तो फिर कैसे?
पहले गुस्ल कर लो, तुम थक गई होगी। गुस्ल करके कपड़े तब्दील कर लो, फिर चलना। नहीं, मैं थकी नहीं हूं। मैं फौरन राकल से मिलना चाहती हूं। मेरा भाई सहरा में जाने कैसा होगा। हमें नहीं मालूम कि तू क्या कह रही है। खादमा की समझ में ना आया। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग बस मुझे राकल के पास ले चलो, उसने कहा। इस तरह राकल नाराज होगा। तू उसका हुक्म मान लेगी तो वो तुझे काले चराग से मिला देगा, ये उसने कहा है। खादमा ने मायने खेस अंदाज इख्तियार किया। खादमा के इस जुमले से तानिया को राकल की नीयत का अंदाजा करते देर न लगी। एकदम उसका दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से उन दोनों खादमाओं को देखा और बोली, राकल से जाकर कहो उसने आने से इनकार कर दिया है। नहीं, ऐसा ना कर, खादमा सहम कर बोली। तो उसके गुस्से से वाकिफ नहीं। जो मैंने कहा है वो उसे जाकर बता दो। रह गया उसका गुस्सा तो वो मैं देख लूंगी। उसने मुझे समझा क्या है। एक मर्तबा और सोच ले। दोनों खादमाएं जाते जाते रुक गईं। हाँ, सोच लिया। इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं, उसने बड़े यकीन से कहा। खादमाएं डरती सहमती कमरे से निकल गईं। तानिया गुस्से से कमरे में चहलकदमी करने लगी। आखिर उसने मुझे समझ क्या रखा है। ये किस किस्म के लोग हैं। एक वो उसकी बहन है जिसने मेरे भाई पर कब्जा जमा रखा है, और एक ये है जो मुझ पर कब्जा जमाने की सोच रहा है। आखिर काला चराग भी तो था। उसने उसे कभी ख्वाहिश भरी नजरों से नहीं देखा था, हालांकि वो उसके साथ तन्हा रही। वो एक सच्चा और खरा आदमी था। जाने उस रकल ने उसका क्या हशर किया होगा। मोहब्बत ने उसे कहीं का ना छोड़ा था। वो एक ऐसी औरत के पीछे ख्वार हो रहा था जो उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार न थी। वो उसे चिमगादड़ का बच्चा कहकर पुकारती थी। वो ऐसा क्यों कहती थी? महज बेइज्जत करने के लिए, या इसके पीछे कोई राज है? राज? तब उसे याद आया कि जब काला चराग उसे महल में लेकर गया था वहां कोई ना था। उसके दरियाफ्त करने पर कि यहां कोई नहीं है तो उसने जो मंजर दिखाया था वो बड़ी बड़ी चिमगादड़ों का था। फिर रात को जब वो सोती थी तो आंख बंद करते ही वो खुद को एक पत्थर पर सोता पाती थी और आसपास चिमगादड़ें दिखाई देती थीं। क्या काला चराग कोई ऐसी मखलूक तो नहीं? वह सोचते सोचते रुक गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? कहीं वो चिमगादड़ तो नहीं? नहीं, ये सोचकर ही उसे पसीना आ गया। अभी वो इन उलझावों में उलझी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुला और राकल मुस्कुराता हुआ अपने असे को बेसाखी बनाए पूरे इत्मीनान अंदाज में दाखिल हुआ। तानिया टहल रही थी। वो फौरन घबराकर मसीरी पर बैठ गई। राकल उसके नजदीक आकर रुक गया। मुझे पहचाना? उसके चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट थी। जी हाँ, पहचान लिया। आपका तो मुझ पर बहुत एहसान है, तानिया ने उसे मीठी बातों से रचाया। आपका नहीं, राकल ने अपने एक हाथ की उंगली उठाकर इनकार में हिलाई। तेरा कहो, ये तो बदतमीजी है। हमारे यहाँ इसे बदतमीजी नहीं समझा जाता। अच्छा खैर, मैं ये कह रही थी कि मैंने तुझे बुलाया था, तो आई क्यों नहीं? तू नहीं जानती कि राकल से इनकार करने का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानती। आप बताइए, तानिया ने पूछा। ठीक है, मैं तुझे बताए देता हूँ। सच्ची बात, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तेरी सूरत पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं। तानिया गुस्से से बिफर गई। बेलाखिर तू भी बक्का का भाई निकला। राकल के लिए यह कतन गैर मुतवक्के जवाब था। इस जवाब पर वो एक लम्हे के लिए सटपटा गया, अपने अंदर सिमट गया, सहम गया, लेकिन फिर उसने फौरन ही संभाला ले लिया। उसे एक नातवा इंसान और वो भी औरत से क्या डरने की जरूरत थी भला? तब उसने एक अमल किया कि वो चकरा कर रह गई। उसने अपना बल खाया हुआ असा अपनी बगल से निकाला और उसे दरमियान से पकड़कर अपना हाथ ऊपर उठाया और एक टांग से रक्स शुरू कर दिया। तानिया मसहरी पर बैठी थी। मसहरी कमरे के ऐन वस्त में थी। राकल ने उसकी मसहरी के गिर्द रक्स करते हुए चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो बिल्कुल मलंगों की तरह रक्स कर रहा था। अगरचे उसके पैर या हाथ में घुंघरू ना थे, लेकिन छम छम की आवाजें आ रही थीं। राकल के इस बेतुके अमल पर तानिया चकरा कर रह गई। वो बड़ी परेशानी से उसे रक्स करता हुआ देख रही थी। उसका ख्याल था कि उसके इनकार और सख्त जवाब पर वो उसे कोई सख्त सजा देगा, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो गया था। वो गुस्सा होने के बजाय रक्स कर रहा था, और वो भी एक टांग पर। उसके रक्स में बड़ी महारत थी। वो बड़ी तेजी से रक्स कर रहा था और ये तेजी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसके होंठ सख्ती से बिछे हुए और आंखें तानिया पर मरकूज थीं। इस कदर तेजी से घूमने की वजह से खुद तानिया को चक्कर आने लगे थे, लेकिन उस पर एक जुनून तारी था। उसकी गर्दिश तेज से तेज तर होती जा रही थी, इस कदर तेज कि अब उस पर नजर जमाना भी मुश्किल हो रहा था।
फिर वो लम्हा आया कि वो नजर आना बंद हो गया, और दूसरे लम्हे जो चीज चकराती हुई नजर आई वो राकल न था। छमछम की आवाज बंद हो चुकी थी, रक्स खत्म हो चुका था, और एक उल्लू उस बड़े कमरे में तानिया के गिर्द घूम रहा था। उस उड़ते उल्लू को देखकर तानिया तजब्जुब में मुब्तला हो गई, परेशान हो गई। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या करे। उस उल्लू ने अपना पंजा निकालकर उस पर हमला कर दिया। यह हमला सीधा उसकी आंखों पर था। अगर वो एक तरफ झुककर फौरन ही न लेट गई होती तो वो उसकी आंख जख्मी कर गया होता। फिर भी उसके सर के कुछ बाल उसके पंजे में उलझकर टूट गए थे। इससे पहले कि वो उस पर दूसरा हमला करता, तानिया ने फौरन फैसला कर लिया था कि क्या करना है। उसने तेजी से करवट ली, उठते हुए अपना बैग पकड़ा जो मसहरी पर मौजूद था, खड़ी हो गई। उधर उल्लू ने उस पर पलटकर हमला किया, इधर उसने बैग घुमाकर जोर से उस उल्लू पर मारा। उल्लू बैग की जद पर आ गया। वो बैग इतनी कुव्वत से लगा कि वो उलटकर दीवार से जा टकराया और जमीन पर पट से गिरा। दरवाजा खुला हुआ था। उसने बैग फौरन अपने कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। फिर पलटकर उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से उसकी चटखानी चढ़ाई और इधर उधर तेजी से देखा। आसपास कोई ना था, पूरा हॉल खाली पड़ा था। दूर सामने तहखाने की सीढ़ियां नजर आ रही थीं। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां चढ़कर जब वो बड़े सुतून के दरवाजे से बाहर आई तो उसका ख्याल था कि यहां जरूर कुछ खात्माएं नजर आएंगी, लेकिन यहां भी सन्नाटा तारी था। जब वो सुतून घूमकर चबूतरे की तरफ आई तो वहां वो बड़ा सा उल्लू एक टांग पर खड़ा नजर आया। उसका रुख सामने दरवाजे की तरफ था और वो बिल्कुल उसी तरह खड़ा था जिस तरह तानिया ने उसे छोड़ा था। तानिया उस वक्त उसके पीछे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगी। दरवाजे से बाहर निकलने के लिए उसके सामने से गुजरना जरूरी था। उसने सीढ़ी की ओट में बैठकर तेजी से बैग खोला और उसमें से चाकू निकाल लिया। ये एक बड़े फल का चाकू था। उसने सोच लिया था कि अगर इस उल्लू ने उस पर हमला किया तो वो चाकू से अपना दिफा करने की कोशिश करेगी।